हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियो इधर अपलोड नहीं कर पाई, और थोड़ा सा अभी दिवाली तक ऐसे ही थोड़ा चलता रहेगा कुछ ना कुछ। और फिर उसके बाद में प्रैक्टिस सेट दिवाली के बाद कराना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, और अच्छी तरीके से आप तैयारी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है। पुस्तक, लेखक सोशलिज्म ई बारकर, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, टीबी बाटोमोर, क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, आर ए डहल, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, बर्नार्ड क्री। मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोशलिज्म बर्नार्ड क्रिक, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस डहल। ठीक है। और क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी ये हो जाएगा बाटोमोर। ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये हो जाएगा ई बारकर। ठीक है। राइट ऑप्शन मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। ठीक है। सोशलिज्म ये ई का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? पैरेटो है, मोस्का है, मॉन्टेस्क्यू, मिचेल्स। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू, जो अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। देखिए, मॉन्टेस्क्यू को शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक माना जाता है। किसका? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है। ठीक है। सिद्धांत माना जाता का जनक माना जाता है इसको। किसको? मॉन्टेस्क्यू को। ठीक है। और इसका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, द, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है, किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू का, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का, और 1748 में। ठीक है। और पैरेटो, मोस्का, मिचेल्स आदि लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के लोग समर्थक हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नांकित में से द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ठीक है, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स का लेखक कौन है? मंचूर आलसेन, चार्ल्स लिडब्लॉम, नेल्सन कोलंबी, ए बेंटले। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा मंचूर आलसेन। देखिए, सामूहिक कार्यवाही का तर्क, सार्वजनिक माल और समूहों का सिद्धांत, 1965, ठीक है, में प्रकाशित मंचूर ओल्सन की पुस्तक। ठीक है। मंचूर ओल्सन की एक पुस्तक है, सामूहिक कार्यवाही का तर्क। ठीक है। सामूहिक कार्रवाई का तर्क, सार्वजनिक माल और समूहों का सिद्धांत। ठीक है। और 1965 में प्रकाशित मंचूर ओल्सन की एक पुस्तक है, और यह पुस्तक राजनीति विज्ञान और केंद्रीय लाभों के अर्थशास्त्र का सिद्धांत विकसित करती है, जिसमें लागत में अंतर होता है, और इसमें फ्री राइडिंग की समस्या को विश्लेषणात्मक रूप से स्पष्ट किया गया है। और ओल्सन की थीसिस, जिसने सुझाव दिया कि एक सामान्य हित, ठीक है, को आगे बढ़ाने के लिए समूह जुटाना, एक सामान्य हित को आगे बढ़ाने के लिए समूह यानी ग्रुप, ठीक है, जुटाना क्या होता है? मुश्किल होता है। ठीक है। और मुश्किल हो सकता है कि धारणा को चुनौती दी, और मतलब मुश्किल हो सकता है कि जो धारणा है,
उसको क्या कहा इन्होंने, इसको चुनौती दी है। ठीक है। और राजनीति विज्ञान में बहुवचन स्कूल, जिसके अनुसार व्यक्ति उन समूह हितों की रक्षा करने के लिए तत्परता से जुड़ते हैं जिससे वे संबंधित है, इन्होंने कहा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से किसने यह चेतावनी दी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है? एडवर्ड बर्ग, जोसेफ डी माइत्रे, फ्रेडरिक जेम्सन लियोटार्ड, जियो फ्रेंको लियोटार्ड। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एडमंड बर्ग। तो एडमंड बर्ग समाज में शिष्टाचार के साथ, ठीक है, शिष्टाचार के साथ सद्गुणों और राज्य की नैतिक स्थिरता और भलाई के लिए धार्मिक संस्थानों के महत्व के ये थे समर्थक। ये विचार इनकी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, ठीक है, विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी, ठीक है, ए विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी में व्यक्त किए गए थे ये विचार। और बर्ग ने अपनी कराधान नीतियां और सहित अमेरिकी उपनिवेशों के प्रति ब्रिटिश सरकार की कार्यवाही की भी आलोचना की थी। और एडवर्ड जो बर्ग था उसका मानना था कि समाज में सभी प्राकृतिक प्रतिकारों क्षण की कीमत सरकार का जो बढ़ता हुआ सैन्य वर्चस्व है वो है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से द रिवोल्ट ऑफ द मासेज, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए लेखक ओखर के राइटर बहुत पूछता है और बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, और ध्यान से पूरी क्वेश्चन जरूर देखें पूरे। निम्नांकित में से द रिवोल्ट ऑफ द मासेज पुस्तक का लेखक कौन है? विल्फ्रेडो फेडेरिको, डेमासो पैरेटो, जॉर्ज अर्टेगा वाई गैसेट, जोसेफ शुम्पीटर, रॉबर्ट मिचेल्स। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, जॉर्ज अर्टेगा वाई गैसेट। ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ द मासेज 1929 में लिखी गई है इनके द्वारा। और गैसेट एक स्पेनिश दार्शनिक निबंधकार थे और उन्होंने 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काम किया था गैसेट। ठीक है, स्पेनिश थे ये भी ध्यान रखें। ठीक है, स्पेनिश थे। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस विचारक ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया और इसे काउंटर मेजॉरिटियन डिफिकल्टी कहा? ठीक है, काउंटर मेजॉरिटियन डिफिकल्टी। अलेक्जेंडर बिकल, जेम्स हेरिगटन, हांगकाम, रिचर्ड हुकर। राइट ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर बिकल। ठीक है, देखिए न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों और कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता, ठीक है, संवैधानिकता की जांच करते हेतु न्यायपालिका की शक्ति है और जो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर लागू होती है। ठीक है, राज्य पर भी और केंद्र पर भी। ठीक है, और इस संबंध में भारत में, हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, जो विधि स्थापित करती है, कानून स्थापित करता है, उस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। और अलेक्जेंडर बिकल 1924 से 1974 तक थे और एक अमेरिकी, ठीक है, अमेरिकी कानूनी विद्वान और विशेषज्ञ थे। और संवैधानिक कानून में बिकल का सबसे विशिष्ट योगदान यह था कि उन्होंने न्यायिक निर्णय लेने के निष्क्रिय गुणों पर बल दिया। किन गुणों पर बल दिया? निष्क्रिय। ठीक है, इन्होंने निष्क्रिय गुणों पर बल दिया। और बिकल ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया और इसे काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी कहा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से टोटलिटेरियन एंड आर्थरिटोरियल रेजिम्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? जुआन जोन्स लिंच, हन्ना आरेंट, टिमोथी स्पाइनन, रे ब्रेडबरी। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा जुआन जोन्स लिंच।
जुआन्स जोन्स जी एक स्पेनिश समाजशास्त्री थे, ये भी स्पेनिश थे, ठीक है। समाज शास्त्री थे, ठीक है, और राजनीतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जो तुलनात्मक राजनीति में विशेषज्ञता रखते थे। किसमें रखते थे? तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। उन्हें सत्तावादी राजनीतिक शासन और लोकतंत्रीकरण पर उनके काम के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? सत्तावादी, ठीक है, राजनीतिक शासन और लोकतंत्रीकरण, ठीक है, इसके लिए उनको जाना जाता है। और जुआन जोन्स लीज द्वारा लिखित पुस्तक है टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रेजिम, 1975 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने स्वेच्छाचारी शासन को परिभाषित करने के लिए स्टेशनरी बैंडिट का सिद्धांत दिया? इसका मतलब है स्थिर डाकू, ठीक है, ये जो स्टेशनरी बैंडिट। मैक्स वेबर ने, मनकर ऑल्सन ने, विल्फ्रेडो पैरेटो ने, कैरोल पैडमैन ने, ठीक है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मनकर ऑल्सन। देखिए, मनकर ऑल्सन ने अपनी पहली पुस्तक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड द थ्योरी, ठीक है, और इनका कहीं कहीं मंचूर भी लिखा रहता है, कहीं मैनकर लिखा रहता है, ठीक है। तो वही अभी हमने पहले क्वेश्चन में जो बात की थी, पहले दूसरे क्वेश्चन में जो ये बुक थी द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं, इसलिए कुछ टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में चेक करके फिर लिखती, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और 1965 में, ठीक है, उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि लोगों को समूहों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, इसी में हमने बात की थी जो। और 1982 में उन्होंने द राइज एंड मिक्लाइन ऑफ नेशंस, ठीक है, 1982 में उन्होंने द राइज, ठीक है, द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस, ठीक है, नेशंस को समझाने के प्रयास में अपने पहले के काम के दायरे का उन्होंने विस्तार किया। और मनकर ऑल्सन ने स्वेच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए स्टेशनरी बैंडिट यानी स्थिर डाकू का सिद्धांत दिया। किसको परिभाषित करने के लिए? स्टेशनरी बैंडिट यानी स्थिर डाकू का सिद्धांत है स्वेच्छाचारी शासक, ठीक है, स्वेच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए इन्होंने स्थिर डाकू कहा इसे, ठीक है। 9 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम अपनाए? ग्रेन ब्रिटेन, थ्रेडा स्कॉक, कॉल, हन्ना आरेंट, बैरिंगटन, मूर। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, थ्रेडा स्कॉक कॉल, ठीक है, स्कॉक पॉल, ठीक है, पॉल होगा यहाँ पे। और ऑप्शन बी हो जाएगा, इन्होंने सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम, थ्रेडा जो है स्कॉक पॉल ने अपनाया था संरचनात्मक उपागम को, ठीक है। संरचनात्मक, ठीक है, उपागम। और ये अपना ध्यान ग्रामीण कृषि राज्य संघर्ष, उच्च वर्गीय लोगों के साथ होने वाले जो राज्य संघर्ष थे, और अंतरराज्य, ठीक है, अंतरराज्यीय जो आर्थिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा द्वारा घरेलू जो राजनीतिक परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर केंद्रित कर रही थी।
स्कॉप पॉल की पुस्तक इट्स एंड सोशल रिवोल्यूशन, ठीक है, ये 1979 या 1979 यानी 1979, ठीक है, स्टेट्स एंड सोशल रिवोल्यूशन। एंड सोशल रिवोल्यूशन, ठीक है। 1979 तीसरी पीढ़ी की सर्वाधिक प्रचलित जो कृतियां थी उसमें से एक है, और स्कॉप पॉल ने क्रांति की व्याख्या करते हुए कहा कि यह समाज के राज्यों और वर्ग संरचना की तीव्र मौलिक रूपांतरण है। क्या है? रूपांतरण, ठीक है। और जो कि, ठीक है, क्या है? तीव्र मौलिक, जो समाज के राज्यों और वर्ग संरचना का तीव्र मौलिक क्या है? रूपांतरण है। और उन्होंने क्रांतियों को राज्य, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग से संबंधित विभिन्न संघर्षों के लिए उन्होंने उत्तरदायी ठहराया था। 10 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा नवीन सामाजिक आंदोलन की अभिवृत्ति नहीं है? उपभोक्तावाद, उपभोगवाद, उत्तर भौतिकवाद, केंद्रीकरण का विरोध, अधिक स्वायत्तता की मांग। राइट ऑप्शन है उपभोगवाद। उपभोगवाद नवीन सामाजिक आंदोलन की अभिवृत्ति नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पे? नहीं पूछा है, ठीक है। यह परंपरागत सामाजिक आंदोलन पर आधारित है। किस पर आधारित है? परंपरागत, ठीक है। और जिसका मूल केंद्र व्यक्ति के जीवन के आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करना था और किसानों मजदूरों की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर बल दिया गया, जबकि नवीन सामाजिक आंदोलन भौगोलिक मूल्यों पर बल देते हैं। जो नवीन सामाजिक आंदोलन होते हैं किस पर वो देते हैं बल? भौगोलिक, ठीक है, भौतिकवादी जो मूल्य है, ठीक है, भौतिकवादी मूल्य पर बल देते हैं, ठीक है। और उनके द्वारा शांति आंदोलन, परमाणु हथियार विरोधी आंदोलन, उपभोक्ताओं के हितों के लिए संचालित आंदोलन शामिल होते हैं उसमें। और नव सामाजिक आंदोलन केंद्रीकरण का विरोध करता है या विकेंद्रीकरण के माध्यम से अधिक स्वायत्तता की मांग करता है, केंद्रीकरण की विरोध करता है, ठीक है। 11 क्वेश्चन, नवीन सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शांति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन को नवीन सामाजिक आंदोलन में सम्मिलित किया जा सकता है, और इन आंदोलनों को पुराने श्रमिक आंदोलन से अलग करने के लिए नवीन कहा जाता है, ठीक है। क्या सही है? राइट ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। नव सामाजिक आंदोलन ऐसे सामाजिक आंदोलन होते हैं जो मानव जीवन में विद्यमान जो अन्याय है, ठीक है, अन्याय के प्रति नव चेतना से प्रेरित होते हैं। नवीन चेतना, नव चेतना से, ठीक है, प्रेरित होते हैं। और ठीक है, प्रेरित होकर जो इस समय विश्व के हिस्सों में ये उभर कर सामने आए फिर, ठीक है। नव सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत 1960 के दशक से मानी जाती है, अंतिम वर्षों से शुरुआत इसकी मानी जाती है। और इन विभिन्न आंदोलनों, अमेरिका के अश्वेत शक्ति आंदोलन, ठीक है, वियतनाम युद्ध विरोधी आंदोलन और पश्चिमी यूरोप के छात्र आंदोलनों से मानी जाती है इसकी शुरुआत, ठीक है। अमेरिका में जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था, वियतनाम जो है, वियतनाम में युद्ध विरोधी आंदोलन, और पश्चिमी यूरोप के छात्र आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, आंदोलन से माना जाता है। शक्ति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन, परमाणु निरस्तीकरण आंदोलन, यौन अधिकार आंदोलन, पशु अधिकार आंदोलन और धरती बचाओ आंदोलन इत्यादि सभी क्या है? ये नव सामाजिक आंदोलन है। और सामाजिक आंदोलन नामक शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ठीक है, वे थे समाजवादी राजनीतिक विचारक सेंट साइमन। सेंट साइमन, इस चीज को जरूर नोट कर लें कि सामाजिक जो आंदोलन था, इस शब्दावली का, इस शब्द का प्रयोग किसने किया था?
तो वे थे प्रसिद्ध दार्शनिक और कल्पना लोकीय, ये थे फ्रांस के। ठीक है, कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे, सेंट साइमन। ठीक है, इन्होंने किया था। और परंपरागत सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत फ्रांस से मानी जाती है इसकी भी, जबकि नव सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत, ठीक है, अमेरिका से मानी जाती है। ठीक है, पहली बात क्या है कि सामाजिक आंदोलन नामक शब्द सर्वप्रथम फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने किया, सेंट साइमन ने। और परंपरागत जो सामाजिक आंदोलन है इसकी शुरुआत भी फ्रांस से मानी जाती है, और शब्दावली का प्रयोग भी उन्होंने किया जो फ्रांस के थे। और नव सामाजिक आंदोलन की शुरुआत कहां से मानी जाती है? इसकी शुरुआत मानी जाती है अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित राज्य के वर्गीकरण में से कौन सा विकासशील समाजों से संबंधित है? नौकरशाही सत्तावादी राज्य, विकासात्मक राज्य, बेवेरियन राज्य, रेंटियर राज्य। ठीक है, रेंटियर राज्य। राइट ऑप्शन सी है बेवेरियन राज्य। बेवेरियन राज्य की अवधारणा विकासशील राज्यों से संबंधित नहीं है। ठीक है, बेवेरियन राज्य की अवधारणा विकसित देशों से संबंधित है। किससे संबंधित? विकासशील नहीं बल्कि जो विकसित देश है उनसे संबंधित है। ठीक है, और राज्य के संबंध में जर्मन समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर 1864 से 1920 तक की। और मैक्स वेबर की अवधारणा राजनीतिक चिंतन के इतिहास में बेवेरियन, ठीक है, इन्हीं की जो अवधारणा है वही बेवेरियन राज्य के नाम से जानी जाती है। और वेबर ने राज्य के 3 तत्व बताए थे, और राज्य के तीनों तत्व में पहला था प्रादेशिकता, दूसरा बताया था उन्होंने हिंसा, तीसरा बताया था वैधता। ठीक है, ये थे राज्य के 3 तत्व, इनके द्वारा बेवेरियन राज्य के नाम से जो जाना जाता है मैक्स वेबर द्वारा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे उस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और परिवर्तन किया जा सकता है? राजनीतिक विकास, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राजनीतिक समाजीकरण। देखिए, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। समाजीकरण के माध्यम से व्यक्तियों को राजनीतिक संस्कृतियों में शामिल किया जाता है, तभी राजनीतिक वस्तुओं के प्रति उनके अभिविन्यास का निर्माण किया जाता है। और दूसरे शब्दों में बात की जाए तो समाजीकरण उस शिक्षण प्रक्रिया की ओर निर्देश करता है जिसके द्वारा सुसंचालित राजनीतिक व्यवस्था के लिए जो स्वीकार मानक होते हैं और व्यवहार होते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक वो संप्रेषित किए जाते हैं। और राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों का इस तरीके से प्रशिक्षण और विकास करना होता है कि वे राजनीतिक समुदाय के लिए सुकार्यकारी सदस्य बन सकें। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका संबंध डेनियल एल्जार की राजनीतिक संस्कृति का अवधारणा से है? उत्तर भौतिकवादी, नैतिकतावादी, व्यक्तिवादी, परंपरावादी। सही विकल्प है ऑप्शन सी 3, 4, 2। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, निम्नांकित में से आमंड पावेल द्वारा वर्णित कौन सी राजनीतिक व्यवस्था संरचनात्मक विविधीकरण और राज्य सांस्कृतिक लौकिकरण के स्तर के अनुसार सही है? ठीक है, आदिम व्यवस्थाएं, विभेदीकृत शासकीय राजनीतिक संरचनाएं, परंपरागत व्यवस्थाएं, विभेदीकृत शासकीय राजनीतिक व्यवस्थाएं। थर्ड है आधुनिक व्यवस्था, विभेदीकृत राजनीतिक आधारित संरचनाएं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, यानी तीनों ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विचारकों में से कौन अभिजन शासन को 2 मनोवैज्ञानिक प्रकारों लोमड़ियों और शेरों के साथ जोड़ता है? विल्फ्रेडो पैरेटो, गिटानो मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, सी राइट मिल्स। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विल्फ्रेडो पैरेटो। ठीक है, तो 20वीं सदी के आरंभ में अनेक समाज जो है वैज्ञानिक थे, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत की इन्होंने नींव रखी।
ठीक है। और इतावली समाज वैज्ञानिक थे ये विल्फ्रेडो पैरेटो, 1848 से 1923, 1848 से 1923, ठीक है। अपनी चर्चित कृति द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है, इनकी चर्चित कृति थी द माइंड एंड सोसाइटी, ठीक है। द माइंड एंड सोसाइटी, इनकी कृति थी मानव मन और समाज, मानव मन और समाज, ठीक है। इन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत यह उन्होंने विचार रखा अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी में कि समाज अनिवार्यतः दो वर्गों में बटा होता है, दो वर्ग, ठीक है। विशिष्ट वर्ग और गैर विशिष्ट वर्ग या जनपुंज, यानी एक तो विशिष्ट वर्ग होता है, दूसरा गैर विशिष्ट वर्ग या जनपुंज कहते थे उसे। पैरेटो ने अभिजन वर्गों के स्वभाव का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि सिंह के स्वभाव वाले लोग स्थिर परिस्थितियों में साधारण दृढ़ता का परिचय देते हैं, जो सिंह के समान होते हैं, ठीक है, सिंह के स्वभाव वाले होते हैं, जबकि लोमड़ी के स्वभाव वाले लोग नई सूझबूझ के बल पर बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, जो बदलती परिस्थितियां हैं उसके अनुसार समायोजन कर लेते हैं, ठीक है, जो लोमड़ी के समान स्वभाव रखते हैं। ये कहा था विल्फ्रेडो पैरेटो ने अपनी पुस्तक द माइंड एंड सोसाइटी, मानव मन और समाज, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीति में व्यवहार संबंधी अन्वय का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से क्या करता है और उसके व्यवहार से क्या तात्पर्य या कथन किसका है। मलफोर्ड, सिबली, बर्नार्ड क्रिक, हेंजल इलाउ, डेविड टूमैन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हीज इलाउ। राजनीति में व्यवहार संबंधी अन्वय का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से क्या करता है, ठीक है, और उसके व्यवहार से क्या तात्पर्य है। यह कथन किसका है, यह है हीज इलाउ का। और हीज इलाउ ने अपने लेख में राजनीतिक व्यवहार के सभी क्षेत्रों को व्यवहारवादी अध्ययन के योग्य माना, ठीक है, व्यवहारवादी अध्ययन के योग्य इन्होंने माना है। 18 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंड्रयू हाइकर, जॉन प्लिंथाज, क्लिंटन स्किनर, जॉन डन, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो पाठवादी दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत के पाठ को उनके ऐतिहासिक संदर्भ के बिना अध्ययन पर बल देता है और यह दृष्टिकोण 1945 से विशेष प्रभाव में रहा, ठीक है। और पाठवादी दृष्टिकोण यह मानता है किसी पाठ का ऐतिहासिक परिवेश, ठीक है, किसी पाठ का ऐतिहासिक परिवेश, वातावरण, इन्वायरमेंट, एक तरीके से आसपास का, ठीक है, परिवेश जो है उसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ उन्होंने प्रकाश डाल सकता है, किंतु पाठ की व्याख्या में वह केंद्रीय भूमिका अदा नहीं करता है, ठीक है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ठीक है। और इनकी चर्चित महत्वपूर्ण कृति है हैकर की, ठीक है, हरकर जो है उनकी कृति है पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस, ठीक है, क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी,
साइंस। ठीक है, ये किसकी कृति है? हैकर की। ठीक है, इनकी। और प्लेमनाज जो है इनकी कृति है मैन एंड सोसाइटी। ठीक है, मैन एंड सोसाइटी। एक तो उनकी कृति है पैरेटो की द माइंड एंड सोसाइटी, ये आपको अंतर है इसमें। जो उनकी बताई मैंने अभी पैरेटो की, विल्फ्रेडो पैरेटो की, उनकी है द माइंड एंड सोसाइटी। और जो ये है इनकी क्या है? इनकी है मैन एंड सोसाइटी। ठीक है, मैन एंड, ठीक है, मैन एंड सोसाइटी। ठीक है, ये किसकी है? प्लेमे नॉज की कृति। ठीक है, इनकी। और हैकर की है पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस। और ये है जो पॉलिटिकल साइंस, ये है 1961 की। ठीक है, और ये जो है 1963 की है। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन है। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, जेएस मिल, लॉर्ड ब्राइस, जेएच हैलेट, डब्ल्यू एफ बिलोबी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, हैलेट। द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी की ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं ये जीएच हैलेट और क्लेरेंस गिलबर्ट हॉग। ठीक है, दूसरे का नाम भी इसमें जुड़ा है। और जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 में हुआ। और इस शीर्षक पर अन्य लेखकों ने भी अपनी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें फ्रेडरिक है, हैब्रिज है, कैथरीन है आदि। ठीक है, 20 और लास्ट क्वेश्चन है, दोनों का मिलान करना, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। सामूहिक उत्तरदायित्व, भारत, बहुदलीय व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका, मत संग्रह, यूनाइटेड किंगडम, यथोचित विधि प्रक्रम, स्विट्जरलैंड। मिलान करेंगे तो सामूहिक उत्तरदायित्व यूनाइटेड किंगडम, बहुदलीय व्यवस्था हमारे भारत, मत संग्रह स्विट्जरलैंड, यथोचित विधि प्रक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका। मिलान करने पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड। ठीक है, और 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि क्वेश्चन अलग थे तो थोड़ा सा समझाना पड़ता है। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।